हेलो बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है सर्कल पे। और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जेई एडवांस के रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज मैंने जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, आज जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। तो हमने 4 क्वेश्चंस यहां पर लेकर के आए हैं जेई एडवांस से के रिलेटेड, जो कि ये 2019 पेपर 1 में ऑफलाइन मोड में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही शानदार तरीके से भी मैं समझाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को भी पढ़ता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अ लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट्स द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 at the points P and Q. If the midpoint of the line segment PQ has x coordinates minus 3 by 5, then which one of the following options is correct? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यह बताया था कि अगर क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो सबसे पहले मुझे यह करना चाहिए कि हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका फिगर बनाएंगे, उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चंस 25% तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था और आज मैं फिर से यही बात बता रहा हूं। तो फिर से मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं और एक एक लाइन के अकॉर्डिंगली मैं डायग्राम बनाता हूं। तो पहले कहा था कि अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट्स द सर्कल दिस। ये सर्कल है आपके पास। तो मान लिया कि ये आपके पास यहां पर एक सर्कल है और इस सर्कल का जो इक्वेशन है, इस सर्कल का जो इक्वेशन है आपको दिया हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन जो दिया है गया है आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये आपके पास दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, जहां पर ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। तो ये आपके पास एक यहां पर लाइन है, ये लाइन है आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास दिया गया है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास है लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1 और ये आपके पास सर्कल है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर 25। अब यहां पर ये 2 पॉइंट पे कट किया है, तो एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, एक पॉइंट आपके पास यहां पर P पॉइंट है और एक पॉइंट आपके पास यहां पर Q पॉइंट है। दो पॉइंट पर यहां पर कट किया गया है। उसके बाद कहा है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट्स माइनस 3 by 5। ये जो PQ जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहने का मतलब कि जो बीच में वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है आपके पास R है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है माइनस का 3 by 5। अगर ये x कोऑर्डिनेट अगर माइनस 3 by 5 है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो पॉइंट R है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 लाइन पर लाई करता है। और अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 लाइन पर लाई करता है, इस बात का ये मतलब हुआ कि पॉइंट R इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो x के जगह पर माइनस 3 by 5 रख देते तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3m by 5 प्लस 1। ये r की कोऑर्डिनेट्स हो गई, पॉइंट r की ये कोऑर्डिनेट्स हो गई। अगर मैं आपसे ये बात करूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका जो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर मैं बात बोलूं कि सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर एकदम बीच में होना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है? इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है 3, -2। तो अगर हम यहां पर ऐसा करें कि इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दे, इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो मुझे पता है कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा?
90 डिग्री बनेगा। तो ये सर्कल का यहां पर ये पॉइंट जो है इसको सेंटर सी बोल दिया और ये मान लेते एम बोल दिया। तो ये जो सीएम है, ये जो सीएम है आपके पास, ये आपके पास जो सीएम है वो सीएम किसके परपेंडिकुलर है? सीएम पीक्यू के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? बिकॉज पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पीक्यू। तो ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी है कि अगर हम सर्कल के सेंटर को अगर हम मिड पॉइंट से मिला देते हैं, कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिला देते हैं, तो उस टाइम पर उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री बन जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, पहले से पता है। तो सीएम परपेंडिकुलर है पीक्यू के, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो अगर सीएम पीक्यू के परपेंडिकुलर है और हमें बताया गया है, हमसे पूछा गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें हमें यहां पर एम है, यहां पर पिक्चर में एम दिख रहा है, मतलब हमें यहां जो कंडीशंस निकालने हैं हमें एम पर निकालने हैं। तो एम पर कंडीशंस कैसे निकलेगा? तो एक चीज तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें एम पर कंडीशंस निकालना है तो हम क्या कर रहे होंगे? हम ये कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास सीएम लाइन था और ये जो पीक्यू लाइन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, इससे क्या हुआ? इससे ये होगा कि इन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तो क्या देखते हैं, क्या स्लोप का प्रोडक्ट -1 करने से क्या हमें m के टर्म में क्या कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम ये देखते हैं। तो अगर हम यहां पर सीएम का स्लोप निकालेंगे तो उसमें m टर्म आ जाएगा और लाइन के स्लोप में खुद m है यहां पर, मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करना जरूरी है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा सीएम का इनटू जो स्लोप होगा पीक्यू का वो किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के इक्वल हो जाएगा। सीएम का स्लोप कितना है? तो सीएम का जो स्लोप है, अगर हम सीएम का स्लोप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहां से 3। अगर हम सीएम का स्लोप निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग यहां पर -3m/5 +1 माइनस है यहां तो +2, क्योंकि y1 - y2 होता है। आई होप आपको पता है ये चीज। यहां से ये करेंगे तो -3/5 और ये -3 इनटू, अगर हम यहां से PQ का जो स्लोप निकालेंगे तो PQ का स्लोप तो ऑलरेडी हमारे पास दिया था m इक्वल्स टू -1। तो हम इस इक्वेशन को हम लोग बस सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही हमारे पास फाइनली इसके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जब हम आंसर सॉल्व करेंगे यहां से तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखेंगे 2 + 1 3 हो गया। जैसा ही 2 + 1 3 हो गया और ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5 जैसे ही उधर चला जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब ये चीज आ रहा है -3m, 2 + 1 3, तो ये आपके पास 15 बाई 5 नीचे चला गया तो -15 3 18, -18 और यहां के बाद अगर हम करते हैं इज इक्वल टू कितना रहेगा? इक्वल्स टू यहां पर एक हमारे पास m भी दिया है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? इधर लिख लेते हैं। तो हम लोग यहां पर इसको यहां पर इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। तो यहां से हम बताते क्या कर रहे थे, यहां से हम लोगों ने 5 कॉमन लिया था तो हमारे पास आया था -3m और ये हमारे पास 15 इनटू में m था। ये 5 नीचे से कैंसिल हो गया और ये अब आपके पास बचा होगा यहां से -15 -3 -18 इज इक्वल टू कितना? -1। यहां से अगर हम देखेंगे तो 3 यहां से कॉमन आ जाएगा। जैसा ही हम 3 कॉमन लेते हैं, हम जैसा ही यहां से 3 कॉमन लेंगे या -3 कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं, -3 ही कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -m + 5 इंटू m इक्वल्स टू 18। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा यहां से -m² + 5m इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब जैसे ही ये चीज आया तो यहां से हम कह सकते हैं यहां से कि m² - 5m + 6 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहां पर m में जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। जैसे ही m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं तो m -3 इंटू यहां से आ जाएगा m - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से m की जो वैल्यू आ रही होगी वो आएगी, एक 2 आएगी और एक आपके पास 3 आ जाएगी। तो देख लेते हैं क्या यहां पर m की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि क्या यहां पर m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 क्या इसमें है,
तो आप देख रहे हैं यहाँ 6 से 8 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ देखेंगे m की वैल्यू -3 से -1 के बीच में है, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि m की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू यहां पर 3 आई है। यहां पर 4 से 6 के बीच में, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। और ये ऑप्शन क्या है, तो m की वैल्यू जो ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, बट लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है, बट लेस देन 4 है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था, देख ले, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जेई एडवांस में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में हमेशा बहुत ज्यादा टफ ही क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको बहुत डुएबल होता है, आप कर सकते हैं अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़े लिखे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि लेट S बी द सर्कल इन द XY प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो आपके पास एक S आपके पास सर्कल है जो कहां पर है, XY प्लेन में है। डिफाइंड इन द इक्वेशन, डिफाइन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन आपको बहुत पहले से पता है। अब उसके बाद कहा गया लेट E1 E2, लेट E1 E2 F1 F2, ये क्या है, तो बी द कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स ऑफ S है। S का मतलब सर्कल, यहां पर उस सर्कल को S कहा गया है, जो पास कर रहा है इस पॉइंट से, P0 पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। तो वो दो कॉर्ड है E1 E2 और F1 F2, जो इस पॉइंट से पास करने वाला कॉर्ड है। ऐसी, लेकिन क्या बोला है, कैसा कॉर्ड है, साथ में कह रहा है एंड पैरेलल टू द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, और साथ में ये x एक्सिस के भी पैरेलल है और साथ में y एक्सिस के भी पैरेलल है। मतलब E1 E2 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है और F1 F2 जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है रेस्पेक्टिवली। तो ये कॉर्ड x एक्सिस के पैरेलल है, ये कॉर्ड y एक्सिस के पैरेलल है। आगे लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S, जो आपके पास G1 G2 है, ये जो G1 G2 आप देख रहे हैं, ये कॉर्ड है S का, जो पास कर रहा है उसी सेम पॉइंट P0 से पास कर रहा है। मतलब जो G1 G2 जो आपके पास कॉर्ड है वो भी P0 से ही पास करने वाला है, लेकिन साथ में इसके पास जो स्लोप दिया हुआ है वो -1 है। मतलब ये एक ऐसा कॉर्ड है जो P0 से तो पास कर रहा है, लेकिन उसका जो स्लोप दिया हुआ है दैट इज -1। फिर कहा है लेट द टेंजेंट्स टू S at E1 and E2 मीट एट E3। मतलब यहां पर बस लैंग्वेज ज्यादा दिया हुआ है। ऐसी देन द टेंजेंट्स टू S एट F1, F1 पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, F2 पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो मिला F3 पर। आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगे। तो मैं फिर से बोलूंगा कि एक एक लाइन को पढ़िए और एक एक लाइन को पढ़ने के साथ साथ उसका डायग्राम बनाइए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो चीज आपने पढ़ा उसको जैसा ही आपने डायग्राम में प्लॉट कर दिया, चीजें आपको दिखने लगेंगी, और जैसा ही चीजें दिखने लगेंगी क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको डायग्राम पर प्लॉट करिए। वैसे ही फिर कहा गया एंड टेंजेंट्स टू S एट G1, ऐसी फिर G2 वो मिलेगा G3 पर। तो आपसे पूछा गया है कि E3 F3 और G3 जो है वो कहां पर किस कर्व पर लाई कर रहा है। और ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट है, और मॉडरेट क्वेश्चन ये एडवांस में आते हैं। अगर आप एक एक लाइन को प्लॉट करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा, गारंटीड, 100% गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को डायग्राम पर प्लॉट कर रहे हैं, तब सॉल्व करके देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस 99% मैं कहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। तो अब यहां पर क्या करते हैं कि हम इसका जैसे ही मैंने पढ़ा इसके अकॉर्डिंगली मैं ग्राफ बनाता हूं। तो उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक्स्ट्रा सीट लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा सीट ले लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि ये आपके पास यहां पर 1 मिनट के लिए अगर मैं रुकूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए यहां पर रुकूं और अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं,
तो यहां पर अगर मैं काम करूं ऐसे कि एक हमारे पास यहां पर ये तो आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास यहां पर x एक्सिस है, तो ये आपके पास यहां पर y एक्सिस है और ये आपके पास यहां पर x एक्सिस है। तो x एक्सिस y एक्सिस, पहला जो इक्वेशन दिया हुआ था यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो हम इसको यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है यहां पर, ये जो सर्कल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब जैसे ही ये सर्कल हमने बना लिया, उसके बाद हमारे पास कहा था कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या था 1,1। तो 1,1 कहां पर होगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं बोलूं ये पॉइंट कौन सा है, तो आपको पता है 2 है। ऐसे अगर मैं बोलूं ये पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये भी कौन सा है 2 है, मतलब 2,0, ये 0,2 है। तो जो 1,1 होगा, ये 1,1 कहां पर होना चाहिए, तो 1,1 कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1,1 होगा। तो ये जो आपके पास जो पॉइंट है जिसका नाम है पी नॉट, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 1,1। एक एक लाइन मैंने पढ़ा। अब कहता है E1 E2 जो है वो कॉर्ड है जो इस पॉइंट से पास करेगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमें बनाना है तो ये हमारे पास ये इस तरीके से एक्स एक्सिस के एक यहां पर पैरेलल है, और ये जो है आपके पास, ये जो आपके पास दिया हुआ है, सॉरी ये आपके पास जो दिया हुआ है ये आपके पास E1 है और ये जो आपके पास दिया है ये आपके पास E2 है। तो ये जो E1 E2 है ये E1 E2 एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये तो आपके पास y एक्सिस तो था ही, मैंने बस नाम दे दिया कि दिखे। तो E1 E2 जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, E1 E2 कॉर्ड भी था और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। F1 F2 भी कॉर्ड है लेकिन वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। और ये जो आपके पास पॉइंट दिया है ये है F1 और ये आपके पास कॉर्ड है, तो कॉर्ड है तो यहां पर तो रुकेगा नहीं, ये कॉर्ड है तो यहां पर इस तरीके से हमने यहां पर कर दिया। तो ये जो आपके पास जो F1 F2 जो है ये F1 F2 ये भी कॉर्ड है और ये कॉर्ड जो था वो y एक्सिस के पैरेलल था, तो मैंने यहां पर बना दिया। तो जैसे जैसे पिक्चर कहा था वैसे वैसे मैंने कर दिया। अब हमसे क्या कहा गया है, अब हमसे ये कहा गया कि G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ एस जो पास करता है P नॉट से, जिसका स्लोप है -1। तो अगर आप देखेंगे अगर y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो स्लोप यहां पर -1 दिया हुआ है, इसका मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब उस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू -x प्लस सी, लेकिन वो पास कर रहा है 1,1 से। अगर ये पास कर रहा है 1,1 से तो 1 y की जगह 1 रख देंगे और x की जगह भी 1 रख देंगे, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2। मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -x प्लस 2 होनी चाहिए। मतलब वो जो लाइन का इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -x प्लस 2 है। मतलब y इक्वल टू -x प्लस 2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां पर बन रहा है जो इस पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो ये लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन आपके पास देख रहे हैं ये आपके पास y इक्वल्स टू, या सिंपली कह सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का है, क्योंकि अगर आप -x इधर ले आएंगे तो +x हो जाएगा। तो ये आपके पास यहां पर इस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने एक एक लाइन पढ़ा और एक एक लाइन के अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर डायग्राम ड्रॉ किया है। अब यहां पर क्या कहा गया कि G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू P नॉट एंड हैविंग स्लोप -1। तो यहां पर ये G1 G2 है, तो ये एक पॉइंट आपके पास G1 है, तो ये आपके पास G1 दे दिया गया है और ये आपके पास यहां पर G2 दिया गया है। तो एक पॉइंट आपके पास G1 है और एक पॉइंट आपके पास क्या है G2 है। तो ये आपके पास G1 G2 जो था वो कॉर्ड था S का जो पासिंग थ्रू P नॉट एंड हैविंग स्लोप -1। लेट द टैंजेंट टू S एट E1, तो S पर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया E1 पर और एक मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया E2 पर। तो हमारे पास E1 कहां पे है, E1 यहां पर है, E2 कहां पर यहां पर है। तो हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया यहां पर इस तरीके से, तो हमने एक यहां पर टैंजेंट ड्रॉ किया है।
एक टैंजेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा और एक टैंजेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, और ये दोनों के दोनों जो होंगे, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो y एक्सिस पर ही मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे होंगे? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा इधर है वैसा इधर है। डायग्राम से हो सकता है कि चीजें ना दिख रही हो, लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये आपको यहीं पर मिल रहा होगा, मतलब y एक्सिस पर ही मिलेगा। और जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया था? E3 दिया गया था। वैसे ही अगर मैंने आपसे बोला, फिर से अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं कि यहां पर G1 पर और जब G2 पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो मीट करता है G3 पर, तो एक हमें G3 पर मीट करेगा जब हम G1 पर और G2 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास G3 है। तो आपके पास यहां पर ये जो पॉइंट आपको मैं यहां पर जो प्लॉट कर रहा हूं, ये पॉइंट आप जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप जो देख रहे हैं, और एक अभी और पॉइंट आने वाला है। वो कौन सा पॉइंट है? जो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है कहां पर? F1 पर और F2 पर, वो मीट करता है F3 पर। तो जो F1 पर है यहां पर टेंजेंट, तो F1 पर टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, F1 पर टेंजेंट जो है कुछ इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास। और ऐसे यहां पर F2 पर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट आएगा और वो फिर से मिल जाएगा F3 पर। तो हमें यही देखना है कि जो E3 आया है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, E3 पॉइंट देख रहे हैं, G3 पॉइंट देख रहे हैं और जो F3 पॉइंट देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है किस कर्व पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन भी समझ में आएगा तो आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमें यह देखना है कि E3, G3, F3 किस कर्व पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम सारे पॉइंटों का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि G3 का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो आप कहेंगे G3 का जो कोऑर्डिनेट्स होने वाला है, जो G3 का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा? तो आपको पता है यहां पर 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो ये G3 का जो कोऑर्डिनेट है 2,2 है। तो देख लेते हैं 2,2 कौन कौन सा जो ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 + 2 तो 4, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखेंगे 2 - 4 तो -2 का स्क्वायर 4, और यहां से भी 4 आने वाला, 4 4 8 है, मतलब 16 तो कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 2 - 4 -2, 2 - 4 -2, तो 4 आ गया, ये भी ऑप्शन पॉसिबल है। मुझे पता नहीं कि अभी आंसर क्या है, बट ये आंसर आ सकता है। 2 × 2 4, ये भी आंसर आ सकता है। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन तो यहां से खत्म हो गया, एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब हम 30 देख लेते, और कोई पॉइंट्स निकाल के देख लेते और सब में क्या हो रहा है। अब हम लोग निकाल लेते F3 निकाल लेते हैं, या फिर E3 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा F3? ये जो F3 जो पॉइंट है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो F3 जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। अगर ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। और ये अगर साथ में 0 है तो अगर हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख दे, और अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं और वहां पर y की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर हम लिखे, जो F3 F2 है या फिर F2 F3 है, इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो बता सकते हैं F2 का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तभी मैं लिख सकता हूं। तो आप अगर देखेंगे तो F2 का जो x कोऑर्डिनेट 1 है, और अगर x की अगर वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि F2 जो है वो सर्कल पर लाई करता है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पर कितना? √3 आ जाएगा, मतलब माइनस का √3 आ जाएगा। एक आएगा माइनस का √3 और एक आएगा प्लस का √3। तो एक है हमारे पास 1, √3, तो एक है आपके पास √3, 1, √3, और एक पॉइंट है आपके पास 1, -√3। तो आप F2 पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो या फिर F1 पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, दोनों तो एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो हम F2 F3 ना लिख करके हम यहां से F1 F3 लिख लेते हैं। तो अगर हम F1 F3 का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x x1 प्लस y y1, क्योंकि सर्कल पर टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है क्या होता है? t = 0 होता है। तो वो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, y × √3 = 4। तो अब हम देखेंगे कि F3 का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा। तो F3 के लिए अगर हम करेंगे
तो F3 के लिए y की वैल्यू कितना ले लेंगे 0, अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब ये 4,0, मतलब ये जो पॉइंट निकल के आ रहा होगा ये 4,0 आ रहा होगा। तो देख लेते और कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 4,0 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये तो सही है। ये देखते हैं 4,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 में से 4 गया 0, और ये देखेंगे -4 आ गया, मतलब ये तो 0 अल्टीमेटली तो 0 ही हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पहले से ही कैंसिल है, ये खत्म है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, दैट ऑप्शन इज x + y = 4। अगर आप यहां से ये भी अगर निकाल लेते, अगर आप E3 भी निकाल लेते तब भी ये आंसर आ जाता, तो ये दोनों चीज सेम ही है। अगर उसका निकालते तो आपको आता 0,4 आता, अगर आप ये निकालेंगे 0,4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब अगर इधर से 4,0 आया है तो उधर से 0,4 ही आएगा, कंफर्म है। निकाल के चेक कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहां पर E2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। E2 पॉइंट कैसे निकलेगा? तो ये आपके पास देखेंगे y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 रख देंगे, x निकल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी डुएबल था, ये भी किया जा सकता था। थर्ड क्वेश्चन, अब आपसे कहा गया अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट P, a straight line and perpendicular to PT is a tangent to the circle this, a common tangent to the two circles। कॉमन टेंजेंट के लिए अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था, तो अगर आपको याद होगा कि अगर x² + y² इक्वल्स टू, अगर आपके पास r² दिया है तो इक्वेशन का, टेंजेंट का इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता था स्लोप के टर्म में, तो वो होता था, अगर आपको याद है तो वो होगा, हम लोग यहां पे यूज करेंगे y = mx ± r √1 + m²। ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन के लिए स्लोप के टर्म में। और अगर यही चीज इस तरीके से रहता, अगर यही चीज इस तरीके से रहता कि x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², अगर इस फॉर्मेट में रहता तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते y माइनस, उस टाइम पर हम टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखते, y - y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1 प्लस माइनस r √1 + m²। तो ये कॉन्सेप्ट हम अगर यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपके पास जो सर्कल का इक्वेशन था, सर्कल का इक्वेशन क्या था, तो एक मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। सर्कल का इक्वेशन था x² + y² = 4, ये आपके पास सर्कल का इक्वेशन है, और इस सर्कल का जो इक्वेशन है आपके पास दिया है x² + y² = 4। अब एक और सर्कल आपके पास दिया हुआ है, एक सर्कल आपके पास और दिया है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। तो एक और इक्वेशन दिया है, एक और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और इस सर्कल का जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1। दो सर्कल आपके पास दिया हुआ है। तो आपके पास कहा था कि एक टेंजेंट PT है जो ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट P, मतलब हम इस सर्कल पर एक पॉइंट P है, और उस पॉइंट से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बना, ये PT कोई टेंजेंट है। अब ये कहा गया यहां पर कि वो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन L ड्रॉ करते जो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, मतलब वो PT के परपेंडिकुलर है। तो अगर वो PT के परपेंडिकुलर है तो वो टेंजेंट का काम करता है इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करता है, करता है तो करता है। मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे कि यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो टेंजेंट का काम करता है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहां पर ये टेंजेंट, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो रहा होगा। अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स, तो बताना है आपको कॉमन टेंजेंट कितने होंगे इन दोनों सर्कल में। तो इस वाले इंफॉर्मेशन को आप
क्यों दिया गया है? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इससे क्या कर लेंगे आप? अगर आपके पास ये मान लो आपके पास पॉइंट तो पहले से पता था, ये पॉइंट कितना दिया था, √3,1 दिया हुआ था शायद, ये पॉइंट आपके पास था √3,1, ये √3,1 दिया हुआ था, तो आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे, पीटी टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे, उससे स्लोप निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन निकल जाएगा, इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन का स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट पता है तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, उससे क्या क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, बस हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि इसके लिए क्या काम करेगा, इसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। चलो मान लेते ये सर्कल का इक्वेशन पहले से दिया था, तो सेंटर मिला है, जिसका सेंटर कितना है 3,0 है, सेंटर 3,0 है, रेडियस हमेशा हमें ऑलरेडी पता ही है, रेडियस हमें ऑलरेडी पता ही है, तो क्या कर लेंगे इस रिजल्ट को यूज करके? कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया था, ये जो इंफॉर्मेशन दिया था यहां से लेकर के यहां तक, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया था कि परपेंडिकुलर वगैरह है, इसका कोई जरूरत नहीं था, इसका कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब क्या होता है? कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब एक ऐसा टेंजेंट हो जो पहले वाले के लिए भी सर्कल पर टेंजेंट हो और दूसरे के लिए, जैसा इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन, कुछ इस तरीके का लाइन, कुछ ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ऐसे लाइनों का इक्वेशन निकालना है। अगर कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब अगर इसका स्लोप अगर हम मान लेते हैं, अगर इसका स्लोप अगर मान लेते हैं कि m है, तो इस सर्कल के लिए हम m टेंजेंट स्लोप का लाइन का इस सर्कल पर एक हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे जिसका स्लोप m है। लाइकवाइज इस सर्कल के लिए हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे जिसका स्लोप क्या है, m है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कॉमन टेंजेंट निकालना है मुझे, तो मुझे बस m पता होना चाहिए। तो यहां से करते इस सर्कल के लिए लिखते, इस सर्कल के लिए अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस r रूट अंडर, r की वैल्यू यहां कितनी है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया था, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां पर r के जगह 2 रूट अंडर 1 प्लस m²। इस पहले वाले सर्कल पर हम m स्लोप का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वेशन होगा। अब हम इस सर्कल के लिए ड्रॉ करते हैं, अगर हम इस सर्कल के लिए ड्रॉ करें अगर हम, तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड वाले सर्कल के लिए y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर x माइनस 3 है, यहां पर y माइनस 0 है, तो मैं y लिख सकता हूं, प्लस रेडियस कितना है उसका, रेडियस 1 दिया है, 1 रूट अंडर 1 प्लस m²। ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसको पहले अच्छे से थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहां से y इक्वल्स टू mx, तो ये क्योंकि y इक्वल टू mx जैसा दिखने लगेगा इसलिए, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कोई फायदा नहीं, और ये माइनस का 3m हो गया। तो ये इक्वेशन आप जो दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन जो दिख रहा है और ये जो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस है। तो इनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/m, या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे y इक्वल टू mx, तो ये चीज और ये चीज सेम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 2 रूट अंडर 1 प्लस m² इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस m² माइनस का 3m। तो यहां से अगर हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास आ गया 2 रूट अंडर 1 प्लस m²। ये जो रूट अंडर 1 प्लस m² है इसको इधर लेकर के आते हैं, इधर लेकर के आएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस m² हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 3m। उधर भेज देंगे तो आ जाएगा m² प्लस 1 इक्वल्स टू 9m²। तो ये आपके पास आ जाएगा 8m² इक्वल्स टू 1। तो जो m की वैल्यू जो आएगी, m की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2 रूट 2। ये m की वैल्यू आ गई। मतलब m के वैल्यू 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ये 2 पॉसिबिलिटी है तो हमें पूछा गया कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग किसी में भी रख देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि हमने इसमें रख दिया, पहले वाले में रख दिया, y इक्वल्स जो आपके पास जो mx प्लस
2√(1 + m² था, वहां रख दिया। वहां अगर हम रख देते हैं तो आपके पास इक्वेशन कैसा दिख रहा होगा? आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y = m के जगह पर आप लिख देंगे ±1/2√2 और इंटू में कितना हो जाएगा x और प्लस 2√(1 + m², और m² की वैल्यू कितनी थी? 1/8। तो यहां से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो y = कितना आएगा? ±1/2√2 x, और ये आपके पास आ जाएगा यहां से 8 + 1 9 3, तो ये 6 आ जाएगा 6/√8। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। ये 2√2 को उधर मैंने भेज दिया तो आपके पास आ जाएगा यहां से 2√2y, और ये आपके पास आ गया ±x + 6। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो यहां पर ये ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास यहां पर सही आ जाएगा, यहां पर ये छुपा हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान देना ये था कि हम लोग कहीं इसमें ना घूम जाते। तो ये घूमने के लिए बहुत ज्यादा दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी था। तो यहाँ पर घुमाने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन यूज किया गया था। इसलिए हमेशा ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डायग्राम बनाएंगे, एक बार सोच लेंगे कि क्या ये चीज करना सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते कर भी लेते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे खुद पता भी चल जाएगा कि हाँ हमने वहां पर गलती किया था, तो चीज सीखने को भी मिलेगा। तो बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अ टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 4 एट द पॉइंट P √3, 1। तो एक टेंजेंट है पीटी जिसको ड्रॉ किया गया इस सर्कल पर एट द पॉइंट P। अ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू पीटी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, दिस अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L की वैल्यू कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था 2012 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ये क्वेश्चन जो आया है वो भी 2012 के पेपर 2 में आया है। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन ऑफलाइन में आया था और ये भी क्वेश्चन जो है ऑफलाइन में ही आया था। मतलब ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये। तो ये भी क्वेश्चन डुएबल है, कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर देखें कि अगर आपके पास ये x² + y² = 4 है, तो ये आपके पास इक्वेशन है x² + y² = 4, और आपके पास यहां पर एक पॉइंट P है √3, 1। तो एक आपके पास पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है √3, 1, और इस पर हमने क्या ड्रॉ किया है? एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो एक हमारे पास यहां पर टेंजेंट है, तो हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास एक टेंजेंट है पीटी। तो पीटी आपके पास यहां टेंजेंट है। फिर कहा गया कि स्ट्रेट लाइन एल परपेंडिकुलर टू पीटी। मतलब देख रहे हो, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे क्या हो रहा है, उससे चीजें दिख रही हैं कि हाँ ये इसके बाद ये चीज हो रहा होगा, मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, कुछ ऐसा। इसलिए क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते तो डायग्राम जरूर बनाइए। तो यहां पर एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं पर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लिया यहां पर हमने परपेंडिकुलर है, ये तो नहीं कहा ना कि पॉइंट P पर परपेंडिकुलर है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर P पर परपेंडिकुलर होता तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेंगे अगर √3 है, यहाँ पर -√3 हो जाएगा तो 0 होगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। √3 + √3 2√3 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। √3 माइनस का √3 0 आना चाहिए, नहीं है। तो देख रहे हैं मतलब वो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो P पर नहीं ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंजेंट होगा, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं टेंजेंट होगा, और वो यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर का काम कर रहा होगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? x(x1), तो ये हो जाएगा √3x प्लस y(y1), तो ये हो जाएगा y = कितना है? सर्कल का इक्वेशन क्या दिया था? 4।
तो स्ट्रेट लाइन एल जो परपेंडिकुलर टू पीटी के और ये टेंजेंट का काम करता है इस लाइन के लिए, ठीक है, लाइन के लिए काम करता है। एंड पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल का पॉसिबल इक्वेशन क्या होगा? तो अगर हम देखें कि इस लाइन के परपेंडिकुलर पीटी के परपेंडिकुलर है, इसके लिए टेंजेंट है और हमें लाइन एल का इक्वेशन निकालना है, तो इसकी जरूरत तो नहीं है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे इसके परपेंडिकुलर है और इसके लिए किसका काम कर रहा है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर हम देखें यहां पर एक मिनट के लिए कि इसका स्लोप क्या हो रहा होगा, अगर हम देखें कि इसका स्लोप क्या हो रहा होगा, इसका स्लोप है आपके पास देखेंगे तो माइनस का √3 है। तो अगर इसके लिए माइनस का √3 है तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, इसके लिए जो स्लोप हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का जो स्लोप आना चाहिए 1/√3 होना चाहिए। तो 1/√3 कहां से आ सकता है, या तो इस ऑप्शन से आ सकता है या तो इस ऑप्शन से आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो दोनों नहीं है, प्लस होगा नीचे, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब यही दोनों में से कोई ना कोई हो रहा होगा। अब कहा गया है ये कि स्ट्रेट लाइन पीटी जो ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पीटी के परपेंडिकुलर है और टैंजेंट है इसका। अगर टैंजेंट इस सर्कल का, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूज तो हम कर सकते हैं अब, क्योंकि यहां से हमारे पास कांस्टेंट टर्म का लफड़ा पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका जरूरत तो पड़ा है हमें, तो यहां पर हम लोग एक सर्कल है यहां पर इस तरीके से, एक मिनट के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास एक सर्कल है ये वाला, और इसके लिए किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। अगर ये टेंजेंट का काम कर रहा है, अगर ये टेंजेंट का काम कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, तो अगर टेंजेंट का काम कर रहा है इसका मतलब ये हुआ होगा कि अगर हम देखें टेंजेंट का तो काम कर रहा है, अच्छा टेंजेंट का काम कर रहा है मतलब स्लोप मुझे पता है इस लाइन का, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस लाइन का स्लोप पता है और ये टेंजेंट का काम कर रहा है, तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, स्लोप के फॉर्म में बताइएगा, स्लोप के फॉर्म में बताइएगा आप मुझे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू पहले से मुझे पता है 1 कितना, 1 कितना √3, 1/√3 टाइम्स x, x की जगह क्या लिखेंगे x - 3, तो इसका काम पड़ रहा है भाई, इसका काम पड़ रहा है, इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, c की जगह क्या लिखेंगे, तो वही जो रेडियस था 1 इंटू √1 प्लस m² की जगह हो जाएगा 1/3, ये आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा यहां से x/√3 और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का √3, 3 1 4, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का -2/√3। तो आपके पास स्लोप पता था और रेडियस पता ही था सर्कल का, तो ये पॉसिबल इक्वेशंस बन रहे होंगे। तो यहां से अगर आप यहां से √3 इधर भेज देते तो ये आपके पास हो जाएगा √3y इक्वल्स टू x -3 प्लस -2। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, अगर इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास क्या दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग दिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आया √3y इक्वल्स टू x -3 + 2 मतलब -5, या फिर एक और इक्वेशन आ सकता है √3y इक्वल टू x -1। तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, दो आंसर पॉसिबल है, या तो ये या तो ये। तो अगर हम नीचे देख रहे हैं, नीचे ये तो ऑप्शन नहीं पॉसिबल था क्योंकि वहां पर प्लस लिखा था, ये -1 है, यही हमारे पास यहां पर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो फाइनली ये हमारा लास्ट जो था क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के थे वो डुएबल थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस था, बहुत ही ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग था, ऐसा नहीं था, क्वेश्चन किया जा सकता था,
विद इन टाइम के अंदर किया जा सकता था। तो इसलिए जब भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो आपको डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे। आपको जरूर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जेईई एडवांस के इजी होते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।